ओके, स्टार्ट करते हैं। 27/3/2026 एनपीए। पहला क्वेश्चन है, जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जैविक हथियार संधि का कब लागू हुई थी? तो जैविक हथियार संधि लागू हुई थी 26 मार्च 1975। जैविक हथियार और रासायनिक हथियार दो तरह के हथियार हैं। रिसेंटली वैश्विक रूप से भी हम देख रहे हैं कि माहौल उसी तरह का चल रहा है कि युद्ध के संबंध में। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कोविड-19 का समय था, क्या पता वो कोविड-19 एक जैविक हथियार हो। तो इसके लिए क्या कोई प्रोटोकॉल है विश्व भर में? तो 26 मार्च 1975 को जैविक हथियार संधि हुई थी। इसके लिए साइनिंग के लिए 1972 से कितने देश इसमें सदस्य हैं, क्या हैं, उसके लिए मतलब सदस्य बनने के लिए 1972 से काम शुरू हुआ था। 1974 में इंडिया इसका मेंबर बन जाता है। 1974 में जैविक हथियार संधि। इसके पहले कोई ऐसी चीज थी जी, जेनेवा प्रोटोकॉल था। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 का, 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल, जो कि जैविक हथियारों के प्रतिबंध पर बात करता है, और 1950 में भारत इसका सदस्य बना था। ये डेट्स ही आएंगी, इस पर बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखें कि 26 मार्च 1975 को जैविक हथियार संधि हुई थी। वर्तमान में इसमें 189 मेंबर्स हो चुके हैं, 189 मेंबर। और सबसे पहले कब हुआ था? जेनेवा प्रोटोकॉल में। ये तो हो गई जैविक हथियार के संबंध में बात। रासायनिक हथियारों के संबंध में भी ऐसा कुछ है। 1997 के समय पे एक रासायनिक हथियार कन्वेंशन हुआ था, रासायनिक हथियार प्रतिबंध कन्वेंशन। तो उस कन्वेंशन के तहत वर्ष 2000 में एक एक्ट बना, वैश्विक रूप से हो रहा है। 1997 में बना था, मीटिंग हुई थी, मतलब एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन के तहत एक्ट आया था वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में जब एक्ट आया तो भारत इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बन गया। भारत इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बन गया, और वर्तमान में 2005 में भारत ने इसके लिए एक पृथक प्राधिकरण की भी स्थापना की है कि रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लग सके। जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, दोनों में अंतर। जैविक हथियारों का संबंध जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि ऐसे हथियार, जैसे कोविड-19 जीवाणु जनित कोई भी इस तरह का एक रोग फैला दिया जाएगा, पूरे विश्व भर में उसका ऐसा पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होगी, तो ये हो गया जैविक हथियार। रासायनिक हथियार अश्रु गैस हो गया, ऐसी रेडियो एक्टिविटी, परमाणु बम वगैरह। तो इन सब के संबंध में इस पे जब्ती का अधिकार सरकार को होगा कि अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा काम कर रहा है कि वो कोई अश्रु गैस बना रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हम अक्सर देखते रहते हैं कि वहां पे जो पैरामिलिट्री है या मिलिट्री है, वो अश्रु गैस छोड़ती है जो अराजक तत्व होते हैं उनके विरुद्ध। तो वो अश्रु गैस अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष बना रहा है तो उसको रोकने के लिए उसको जब्ती का अधिकार सरकार को है। इसके लिए प्राधिकरण बना है वर्ष 2005 में। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंटली सिनेरियो के अंतर्गत, क्योंकि वैश्विक रूप से बहुत ही लड़ाई झगड़े का सिचुएशन चल रही है। तो जैविक हथियार प्रतिबंध संधि 26 मार्च 1975। रासायनिक हथियार के संबंध में क्या बात है? 1997 में कन्वेंशन हुआ था, 2000 में ये एक्ट बना था वैश्विक रूप से, और भारत ने इसे 2005 में अपनाया था और एक प्राधिकरण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, रूस के मानचित्र में प्रमुख स्थलों को दर्शाइए। यहां पर मैंने बना दिया है रशिया का मानचित्र, मोटा मोटा ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं एक साथ बोल दूंगा इसमें। रशिया के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रशिया में है। रशिया कुल 11 टाइम जोन वाला इलाका है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है। रशिया पूरा का पूरा एशिया और एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। इसे यूरेशिया भी कह दिया जाता है, यूरेशिया, क्योंकि यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। इसको पृथक करने वाला जो इलाका है वो है ये पर्वत है यहाँ पे, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जैसे हमारा अरावली पर्वत है उसी तरह से यूराल पर्वत है। यूराल माउंटेन के पूर्वी हिस्सा का पश्चिमी हिस्सा यूरोप में आता है, और यूरोप का अगर इतना हिस्सा भी देखें तो यूरोप के सभी देशों से बड़ा है। दूसरा ये पूर्वी हिस्सा जो है ये एशिया में आता है, तो यूरेशिया का हिस्सा हो गया। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक रशिया में है, जो कि हमारे व्लादिवोस्टोक से लेके सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको हम लेनिनग्राद भी कहते हैं, वहां तक विस्तृत है। इसी के तट पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे मॉस्को है, पर्म है, ये शहर जो है इसी के तट पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक आगे बढ़ता है तो ये चीन तक, बीजिंग तक जाता है, चीन की बीजिंग तक, और यहाँ पर उत्तर कोरिया तक ये पूरा बनाया गया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक। इसके अंतर्गत जो रशिया है उसमें प्रमुख इंपॉर्टेंट पर्वत है कुछ, जैसे हमारा एक ये क्या कहते हैं, वोल्गा नदी है, वल्दाई पहाड़ी है ना, यहाँ पे एक वल्दाई पहाड़ी है। वल्दाई पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, डॉन नदी और वोल्गा नदी, वल्दाई पहाड़ी। और यहाँ से जो डॉन नदी निकलती है, डॉन नदी के मुहाने पर ये कहाँ गिर जाती है? ये गिर जाती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर है यहाँ। कुछ समुद्री तंत्र जो है, जैसे यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में यहाँ से आएंगे तो बाल्टिक देश पढ़ेंगे। यहाँ पे बाल्टिक, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, और लिथुएनिया नहीं है, लिथुएनिया थोड़ा पीछे की तरफ है। तो ये लातविया, एस्टोनिया और लातविया ये मिलेंगे यहाँ पे, तो बाल्टिक देश कहलाते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सागर मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन इसके तट से लगा हुआ है। यूक्रेन और रशिया का वॉर भी चल रहा है, बहुत लंबे समय से ये सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर एक तो हमारा यूक्रेन में मिलेगा क्रीमिया ना, यूक्रेन के क्रीमिया को हथिया लिया था रशिया ने 2014 में, इसीलिए G7 से अलग कर दिया गया था रशिया को ये। और एक ये क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चर्चा में, डॉनबास क्षेत्र,
ये भी यूक्रेन में ही है, यूक्रेन का हिस्सा है, रशिया द्वारा हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, काफी तबाही हो चुकी है यहाँ पे। वैसे आगे ये जो पर्वत है, पहला पर्वत हो गया हमारा बलदाई पर्वत, दूसरा हमारा ये पर्वत है हमारा यूराल पर्वत, इसके अलावा एक पर्वत यहाँ पे हमारा बरखोयांस पर्वत, ये सबसे ठंडा इलाका भी है बरखोयांस। एक सयान पर्वत है इधर पे, सयान पर्वत, ये इंपॉर्टेंट पर्वत है, और भी पर्वत है, ये इंपॉर्टेंट दर्शाए मैंने यहाँ पे। बरखोयांस के पास में ही हमें बेकाल झील मिलेगी, बेकाल झील से एक नदी निकलती है लीना नदी, लीना नदी और सयान पर्वत से निकलती है येनिसी नदी। इन दोनों का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, पूर्वी नदियां तो दक्षिण की तरफ बह रही हैं, कैस्पियन सागर में गिर जा रही है, लेकिन पश्चिमी नदियां, पूर्वी नदियां जो है उत्तर की तरफ गिरती हैं, उत्तर की तरफ गिरती हैं। तो यहाँ पे आर्कटिक है ना, आर्कटिक है रशिया में इस तरफ को, तो आर्कटिक है, तो आर्कटिक में जब ये नदियां यहाँ से निकलती हैं और इधर गिरती हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ ठंडा इलाका है। रशिया को हाफ कीजिए और ऊपर का इलाका देखिए, सारा का सारा बर्फ का इलाका है वो। तो नीचे से एक इर्तिस नदी निकलती है, चाइना से निकलती है, अल्ताई पहाड़ी, अल्ताईसान पहाड़ी है, अल्ताईसान पहाड़ी से निकलती है इर्तिस नदी, कजाकिस्तान होते हुए रशिया में प्रवेश करती है और यहाँ पे गिर जाती है ये आर्कटिक सागर में। जब ये यहां से निकलती है तो यहां से बर्फ नहीं निकलता, यहां से पानी निकलता है और आगे चल के बर्फनुमा यहाँ पे बर्फ जम जाती है। तो बर्फ जमने के कारण नदी तो बार बार बह रही है, लेकिन वो फैल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे निम्न भूमि क्षेत्र बन जाते हैं, मतलब निचली भूमि के क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं ना, निचली भूमि का देश कहते हैं उसको, नीदरलैंड्स का मतलब यही होता है, ठीक है, हॉलैंड, नीदरलैंड। तो ऐसा होता क्यों है? तो रशिया में भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहां से नदी निकली और ऊपर की तरफ जब नदी बही तो वहां पे नदी जम गई और लगातार पानी नीचे से आ रहा है तो वो फैल गया, तो यहाँ पे निचली भूमि बन जाती है। क्या नाम था इसका, वासुगुनिया तो दलदल था यार, इसका नाम था हाँ वासुगुनिया ही तो है, वासुगुनिया दलदल, वासुगुनिया दलदल भी कहते थे, वासुगुनिया का निचली भूमि कहते थे। इसके अलावा लीना और येनिसी नदी का जो है क्षेत्र, ये वाला कोलिमा निम्न भूमि कह देते हैं, येनिसी और लीना नदी के यहाँ पे भी ये वाला क्षेत्र, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ बह रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे थोड़े ध्यान रखने वाले हैं कि ऊपर की तरफ बहेगी तो यहाँ पे बर्फ जम जाएगी वाली चीज, ठीक है। व्लादिवोस्टोक हमने बात की, सयान पर्वत है यहाँ पे, ये बात करें, एक अमूर नदी है यहाँ पे बेकाल के पास में से एक अमूर नदी निकलती है, जिसके तट पे ही व्लादिवोस्टोक है। ये व्लादिवोस्टोक थोड़ा यहाँ पे बना दिया, यहीं पे गिरेगी ये नदी, व्लादिवोस्टोक में, अमूर नदी व्लादिवोस्टोक में गिरेगी। और व्लादिवोस्टोक क्यों इंपॉर्टेंट है? जलयान निर्माण के लिए फेमस है व्लादिवोस्टोक। ऐसे ही रोस्टोव एक बंदरगाह है, रोस्टोव, व्लादिवोस्टोक बंदरगाह और रोस्टोव बंदरगाह, मरमास्क बंदरगाह, तीन इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, ध्यान रखना है रशिया के अंदर। व्लादिवोस्टोक जलयान के लिए निर्माण के लिए फेमस है, रोस्टोव बंदरगाह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मरमास्क बंदरगाह है, ये कोला प्रायद्वीप में पड़ता है रशिया में, ऊपर की तरफ एक ऐसा अलग से क्षेत्र पड़ेगा। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो, तीनों ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। एक दो तीन ओर से जल से घिरा प्रायद्वीप, तो ये कोला प्रायद्वीप है। कोला प्रायद्वीप में ही मरमास्क बनेगा, बंदरगाह मिलेगा। यहाँ पे एक सागर है, व्हाइट सी, सफेद सागर। इसके अलावा देखो ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत जैसे हमारा हिमालय है, उसका विस्तार जो होता है अराकानियोमा, हम उसे म्यांमार में कह देते हैं। उसके बाद नीचे जब बंगाल की खाड़ी में एंटर करता है तो बंगाल की खाड़ी में हम उसे अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। वैसे ही रशिया में यूराल पर्वत जब उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है तो यहाँ पे बीच में वो लिप्त हो जाता है और ऊपर की तरफ जाने पे नोवाया जेमेरिया करके है, नोवाया जेमेरिया होगा शायद, नोवाया जेमेरिया, ये बाद में समुद्र के अंदर दिखता है हमें अलग से, इसी का विस्तार है, इसका यूराल का ही विस्तार है। तो ये मोटा मोटा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, पूर्वी तरफ में चुक्ची सागर यहाँ पे मिलेगा, चुक्ची सागर, और कमचटका प्रायद्वीप है इस तरफ में, पूर्व की तरफ एक कमचटका प्रायद्वीप है। ये डॉट डॉट जो बना रखे हैं ये है हमारा द्वीप समूह है, ये